दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये सवाल आता है कि सर हम फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, कैसे बने? सीएफए तो उसका एक माध्यम है और उस पे हम लगातार बात भी करते रहते हैं। दोस्तों, आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पर कि आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए जो क्रिटिकल टर्म्स जो बिजनेस और फाइनेंस में यूज होते हैं, उसको मैं हर दिन एक टर्म उठाऊंगा और उसको बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करके उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देके और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा कि वो टर्म्स क्या हैं। और इसी तरीके से जो है हम एक दिन के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हर दिन एक टर्म उठाएंगे और उसको अंत तक समझेंगे। इससे ऑटोमेटिकली दोस्तों दो चीजें होंगी, या तो आपको ये पूरी कड़ी में मजा आ रहा होगा कि वाह, रोज के रोज आप एक बिजनेस और फाइनेंस का नया टर्म बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल अंदाज में कंसेप्चुअली सीख रहे हैं। और दूसरा, आपको मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी आपको ये लाभ तो हो जाएगा कि चलो यार, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना मेरा मेरा काम नहीं है, क्योंकि बहुत हर्ड मेंटालिटी में हम सब जो है एक ही काम करना चाहते हैं। और अगर मजा आएगा तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस मजे को फिर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल डिग्री में, जो सीएफए है, और उस पर हम चैनल पे निरंतर बात करते रहते हैं, राइट? तो आज से दोस्तों हम ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, और देखते हैं कि आज का हमारा वो टर्म बिजनेस और फाइनेंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है। सो दोस्तों, जो आज का हम टर्म उठाने जा रहे हैं अपने हाउ टू बिकम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम में, वो है इंटरेस्ट, राइट? और मात्र 5 मिनट में आपको ये चार पहलू इंटरेस्ट रेट्स के बारे में पता लग जाए। पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, पहले जो है कैसे ये यूज होता था। तीसरा, हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों ये जो है बिजनेस और फाइनेंस डोमेन में कैसे यूज होता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम देखेंगे कि अगर आप फाइनेंस एस्पिरेंट्स जो है इसको कहाँ यूज करेंगे कल को अपने फाइनेंशियल जॉब्स में। तो चलिए क्विकली बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला डेफिनेशन दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं है, इसको लगान भी बोल सकते हैं आप इसको जो है टका भी बोल सकते हैं। ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट इट इज इफेक्टिवली योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और रिवॉर्ड ऑन सेविंग। मतलब जब भी आप पैसा किसी से उधार लेते हैं, अब वो बैंक से लें, किसी मित्र से लें, किसी रिलेटिव से लें, किसी अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में लें, वो आपको जब दे रहा है तो उस पर वो एक रिस्क ले रहा है कि कल को आप पैसा देंगे नहीं देंगे। दूसरा, जब वो आपको दे रहा है तो खैरात में तो कुछ दे नहीं रहा है, उसके अगेंस्ट वो कुछ मांगेगा, क्योंकि अगर वो पैसा आपको नहीं देता तो कहीं और लगाता, राइट? अपने उद्योग में लगा सकता था, किसी और को जो है लेंड कर सकता था। तो इसीलिए जब वो आपको देता है पैसा तो उसका एक कॉस्ट होता है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, क्योंकि पैसा कहीं और अल्टरनेट यूज में लग सकता है। तो हेंस आप उसका एक कॉस्ट बियर करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। सिमिलरली दोस्तों, जब आप सेव करते हैं बैंक के अंदर तो बैंक आपको जो है एक रिवॉर्ड देता है जिसको बोलते हैं डिपॉजिट रेट। कि अगर आपने सेविंग अकाउंट में उसको डिपॉजिट किया तो जो है बैंक आपको सेविंग रेट देता है कि चलो भाई, आपने मेरे साथ इन्वेस्ट किया, आप इस पैसे को और लगा सकते थे, बट आपने चूज किया बैंक में इसको सेव करने का, तो हिप हिप हुर्रे आपको एक रिवॉर्ड देते हैं और उस रिवॉर्ड को बोलते हैं डिपॉजिट रेट, राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका इंटरेस्ट रेट कहलाता है। अब ये दोस्तों डिपेंड किस पे करता है? तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं पहला चीज जिस पे वो डिपेंड करता है वो है सप्लाई ऑफ मनी। आप खुद सोचिए, अगर इकोनॉमी में सबके पास पैसा बहुत सारा है तो ऑटोमेटिकली जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, आप किसी से उधारी लेने गए, वो बोला कि यार मैं तुमको 7% में जो है ये जो है पैसा दूंगा, तो आप बोलोगे नहीं यार, 7% तो बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मुझे साल भर बाद तुम्हें 100 रुपए नहीं 107 रुपए देने पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा लग रहा है यार, इतना क्यों ले रहे हो तुम? तो वो बोलेगा जा भाई, देना है दे, नहीं तो भाड़ में, राइट? तो अब आप क्या बोलोगे? हाँ यार, अगर इससे नहीं लिया तो साला गांव में और तो किसी के पास है ही नहीं पैसा यार। तो इसीलिए जब सप्लाई ऑफ मनी कम होता है, मतलब कम लोगों के पास ही पैसा होता है या पैसा कम होता है इकोनॉमी में, तो इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं। सिमिलरली दोस्तों, जब जो है इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होता है, आप सोचिए अगर इस व्यक्ति ने आपको 7% दिया, बोले भाड़ में जाओ, आपने दूसरे के पास गया, दूसरा बोला हाँ यार मेरे पास भी पैसा, तुम 6% पे ले लो। तो इसीलिए दोस्तों, जितना ज्यादा सप्लाई ऑफ मनी होगा उतना इंटरेस्ट रेट कम होगा, और ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे ना, विदेशों में लोग जो है वहां पर हर आदमी के पास बहुत पैसा है, बैंकों के पास बहुत पैसा है, क्योंकि लोग अमीर हैं तो हर आदमी अपना डिपॉजिट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो बैंकों के पास बहुत पैसा है। इसीलिए दोस्तों आप वहां देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट काफी कम है, क्योंकि चीजें जो हैं उसमें सप्लाई ऑफ मनी काफी ज्यादा है। ठीक है, इसमें जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। अभी देखिए, मोदी जी ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जब कोविड आया तो लोगों के जो है रोजगार चले गए, सब कुछ चले गए, तो उनके पास क्या एक एडवाइजर्स की तरफ से एक वो आया, एडवाइस आई कि मोदी जी आप जो है पैसा छाप लीजिए। छाप लीजिए का मतलब है अपने आरबीआई में आप छापिए पैसा और उसको बाजार में छोड़ दीजिए, तो उससे क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज्यादा मात्रा में जो है पैसा लेकर व्यवसाय और लगाएंगे या अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगे, तो इकोनॉमी को जो है एक फिलिप मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई ऑफ। ठीक है, कि इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, सप्लाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा। अब आते हैं क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्रेडिट हिस्ट्री दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको पैसा देने वाला हूँ और आपके पुराना इतिहास रहा है कि आप पैसा लेकर वापस कर देते हैं, तो मैं इंटरेस्ट रेट आपको कम चार्ज करूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरह का रिस्क है जो लेंडर जो है वो आप पे ले रहा होता है। तो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम होगा। करंट इनकम, अगर आपकी इनकम ज्यादा है, मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है और आप जो है 5,000 रुपए का लोन ले रहे हैं, राइट, या क्रेडिट ले रहे हैं, तो लोग जो है बहुत खुशी खुशी आपको दे देंगे और बहुत कम रेट में भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने, भाई तेरी तो 1 लाख सैलरी है, भाई तो कितना ही खर्चा कर लेगा, 5,000 रुपया तो वापस कर ही देगा। तो आपकी अगर करंट इनकम ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दोस्तों, अगर इकोनॉमी में आगे लगता है कि यार डाउन टर्न आने वाला है, तो लोग घबराए हुए होते हैं, लोगों को रिस्क रहता है कि तुम्हारा शायद व्यवसाय या जिस उपयोग के लिए तुम ये पैसा ले रहे हो वो डूब जाएगा। इसीलिए लोगों का अगर रिस्क ज्यादा लगता है, फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर के बारे में नेगेटिविटी होती है, तो वहां पर भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। अब आपको समझ आ गया कि क्या इंटरेस्ट रेट होता है और किन चीजों पे वो डिपेंड करता है, राइट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दोस्तों, मेसोपोटामिया जो एक सिविलाइजेशन होती थी 3000 बीसी, तो कई सालों पहले से ही इंटरेस्ट रेट की बात शुरू हो गई थी। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, बाकी बहुत सारे जो है आपने एंशियंट मूवीज या टीवी सीरीज देखी होगी, तो आप इंटरेस्ट रेट वहां देखते होंगे। तो इंटरेस्ट रेट कोई नया टर्म नहीं है। हाँ, उसके बोलने के तरीके मायने अलग हो सकते हैं, कोई उसको लगान बोलता था, कोई उसको जो है टका बोलता था, राइट, कोई ब्याज बोलता था, बट था एट अ हार्ट ऑफ इट जो है वो इंटरेस्ट रेट ही था, राइट। कोई उसको सूद बोलता था, राइट। अच्छा, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट मतलब रिसेंटली ये कहाँ यूज होता है? तो रिसेंटली दोस्तों ये आरबीआई या बैंकिंग के तरीके में यूज होता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस टर्म को यूज करना शुरू किया था। यहां जो है शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसको यूज करना शुरू किया था 1694, राइट। तो ये जस्ट आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए है, क्योंकि एक इतिहास पता होना चाहिए चीजों का, ठीक। तीसरी चीज कि यार इंडियन बिजनेस और फाइनेंस कॉन्टेक्स्ट में ये कहाँ यूज होता है, राइट। तो दोस्तों इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, आरबीआई, ये घर का मुखिया है। आप सोचिए, ये करता धरता होता है इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, राइट। आप जो यहाँ मीम भी देख रहे हैं यही है। एलआईसी का आईपीओ होने वाला था, उसी दौरान जो है आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे, ये बोलते हुए कि नहीं यार इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मैं इंटरेस्ट रेट हाइक कर दूंगा। तो आरबीआई के इस परिवर्तन के या इस स्टांस की वजह से एलआईसी का आईपीओ जो है थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ था। तो हेंस आरबीआई, और ना केवल आरबीआई, इंडिया में जो है आरबीआई और एसबीआई बड़े सांठगांठ में काम करते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे क्या है, ये आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई क्या करता है, वो बोलता है ठीक है यार, अभी जो है बाजार में जो है पैसा कम लग रहा है, थोड़ा ग्रोथ जो है हो नहीं रही है, और याद रखिए गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है, मोदी जी भी यहाँ आके उंगली धीरे धीरे कर रहे होते हैं कि भाई थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर भाई, ताकि मेरी ग्रोथ हो, ग्रोथ होगी तो एक यूफोरिया आएगा, पत्रकार लोग मेरे बारे में अच्छा लिखेंगे, ज्यादा जॉब्स लग रही होंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग ज्यादा अपना व्यापार बढ़ा रहे होंगे, राइट। तो भाई मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे उसके लिए भी अच्छा है। बट आरबीआई को क्या लगता है कि अरे भाई इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई का परफॉर्मेंस ग्रोथ रेट नहीं है। आरबीआई का परफॉर्मेंस मेट्रिक होता है इन्फ्लेशन, की बाजार में इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, अगर पैसे बहुत सारे आ गए, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, राइट। और इन्फ्लेशन पे हम और बात करेंगे आगे। तो आरबीआई क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, बाजार में इन्फ्लेशन की, महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, कम कर देता है, अगर उसको लगता है कि हाँ यार इन्फ्लेशन तो अभी काबू में। अब क्या होता है दोस्तों कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो कम करता है उसका वो टर्म बोलता है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब है कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को उधार देता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बैंक्स जो है ना कैसे काम करते हैं, बैंक्स में कंज्यूमर, आप और मेरे जैसे लोग अपना डिपॉजिट डालते हैं, और उसके बेसिस पे जो है बैंक्स आगे जो है अपना पैसा, आपका डिपॉजिट जो है आगे लोन्स में देता है, जिससे पैसा पैसे को खींचता है। मतलब जैसे ही आपका पैसा आगे लोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उससे जो है बैंक्स हायर इंटरेस्ट कमाता है। तो आप सोचिए, आपको 4% देता है सेविंग का, और आगे जो है वो लोन 8% 10% पे दे रहा होता है, राइट। तो वो जो बीच का डेल्टा है, राइट, कि वो 10% चार्ज कर रहा है और आपको खाली 4% ही दे रहा है, 5% ही दे रहा है, तो बीच का जो कमाई है वो उसकी कमाई होती है, राइट। तो आरबीआई के पास भी बैंक्स जाते हैं उधार लेने के लिए या डिपॉजिट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए मैं बैंक हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ यार, वाह यार, विजय माल्या तो कुछ यार नई फैक्ट्री लगा रहा है। विजय माल्या अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, अंबानी का एग्जाम्पल लेते हैं। अंबानी जो है एक फैक्ट्री लगा रहा है, वो मांग रहा है 800 करोड़, बट यार मेरे पास तो है ही नहीं 800 करोड़, राइट। तो अब डिपॉजिटर जो है रातों रात 800 करोड़ नहीं देगा, क्योंकि डिपॉजिटर तो अपने मन का मालिक है, कभी वो देगा, कभी उसको निकाल लेगा, एक्सेट्रा। अब उसको 800 करोड़ चाहिए क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, तो वो जाता आरबीआई के पास। और आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को आगे देता है पैसा, जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो हेंस अलग अलग टाइम पे रेपो रेट चेंज होते रहते हैं, राइट। अब जो रेपो रेट है दोस्तों, जो आरबीआई द्वारा दिए गए लोन का इंटरेस्ट रेट होता है इन सिंपल टर्म्स, वो क्या होता है, एसबीआई जो है ना काफी उससे मार्केट को परिवर्तन करता है। क्या होता है,
आरबीआई हमेशा सोचता है कि यार मैं इंटरेस्ट रेट कम करता हूँ ताकि इकोनॉमी में अपने आप ये जो बैंक्स हैं ये आगे इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे अपने कंज्यूमर्स के, राइट? ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। अच्छा, अब जो साले प्राइवेट बैंक हैं वो बोलते हैं वाह यार ये तो कमाई का बहुत अच्छा मौका है। मेरा कंज्यूमर को मैं होम लोन दे रहा था 8-9% पे, आरबीआई अब जो है पहले 5% पे दे रहा था मुझे रेपो रेट या इंटरेस्ट, अब जो है 4% कर दिया। तो बोलता है ठीक है ना यार, 1% में एक्स्ट्रा कमाऊंगा, क्यों मुझे कंज्यूमर का इंटरेस्ट रेट कम करना। तो प्राइवेट बैंक्स ऐसी चालाकी करते हैं कि भाई जब रेपो रेट कम भी कर देता है तब भी वो कंज्यूमर को अपनी ग्रीड की वजह से कि हम साला ज्यादा पैसा कमा लें, वो आगे पास ऑन नहीं करते। इसीलिए दोस्तों यहाँ योगदान आता है एसबीआई का। अब एसबीआई जो है बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, सबसे पहले एसबीआई को डायरेक्ट करती है कि देख भाई आरबीआई ने गिराया ना, तू फटाफट अपने कंज्यूमर्स के लिए गिरा दे, राइट? क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेक है गवर्नमेंट का एसबीआई के अंदर, तो एसबीआई की पॉलिसी से थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो एसबीआई को बोलते हैं भाई तू ये सब मत कर, ये प्राइवेट बैंक को जो करना है कर, तो भाई फटाफट रेट गिरा। तो क्या होता है, अपने आप एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाती है। जैसे ही एसबीआई रेट कम करता है तो सारे कंज्यूमर जो मान लीजिए एचडीएफसी वाले हैं, एचडीएफसी ने अपना रेट कम नहीं किया, तो ये जो कंज्यूमर है एसबीआई की तरफ भागने लगते हैं कि भाड़ में जाओ साले, मैं तो जाके एसबीआई से लोन ले लूंगा। तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट प्लेयर्स पे भी एक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बाजार में गिरते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इससे क्या होता है, अब देखिए ये जो पूरा आपका गेम है, राइट, इंटरेस्ट रेट्स का, राइट, जो हम देख भी रहे हैं यहाँ पर कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है कम है, उस हिसाब से जो है आपका डिपॉजिट रेट कि कितना डिपॉजिट कंज्यूमर जो है सेव करेगा वो डिपेंड करता है। आप खुद सोचिए, अगर एक बैंक जो है आपको 7% दे रहा है, कल वो बोले कि नहीं यार हम तो आपको 9% इंटरेस्ट रेट देंगे, तो आप में से कुछ लोग जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे वो भी बोलेंगे अरे यार 9% तो अच्छा, चल यार यहाँ मैं डिपॉजिट करता हूँ। इनफैक्ट नए बैंक अपना नया कंज्यूमर बनाने के लिए आपने देखा होगा कोटक एटसेट्रा, ये लोग काफी 6%, 8%, 9% देते हैं, राइट, ताकि ज्यादा जब इंटरेस्ट रेट देते हैं तो डिपॉजिट्स बढ़ते हैं। और नया बैंक जो अपने आप को जस्ट एस्टैब्लिश कर रहा होता है मार्केट में, वो जनरली ज्यादा रेट देता है। जैसे फेडरल बैंक का भी एक एग्जांपल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स उसके यहाँ डिपॉजिट करें, क्योंकि जब तक डिपॉजिट नहीं करेंगे वो आगे लोन दे ही नहीं सकता। दूसरा है दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, खासकर इंडिया में जहां इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हैं। और क्यों ज्यादा है इंटरेस्ट रेट्स इंडिया के अंदर, क्योंकि दोस्तों उतनी सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, उतनी लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि बैंकों में वो इन्वेस्ट करें और बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो। तो कुछ लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, बहुत गरीबी है हमारे कंट्री में। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए बहुत बार जो है आरबीआई को थोड़ा सा पुश पुल मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट करते रहते हैं कि भाई इंटरेस्ट गिराओ यार, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, राइट? तो वो जब इंटरेस्ट गिराते हैं तो उससे इकोनॉमिक को बहुत इम्पैक्ट मिलता है, क्योंकि जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है लोग नए फ्लैट्स खरीदते हैं, लोग जो है जो होती हूँ नया नया उद्योग सेटअप करती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सबसे इकोनॉमी को एक बूस्ट, राइट? अब दोस्तों लास्ट कि यार आप फाइनेंस एस्पिरेंट्स को कैसे लाभ मिलेगा आज जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली इंटरेस्ट रेट्स की, राइट? तो दोस्तों दो तीन चीजें, राइट, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं इंटरेस्ट रेट्स पे। याद रखिए दोस्तों, राइट, आप जब आगे सीएफए की तैयारी करेंगे, सर्टिफिकेशंस की तैयारी करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो बॉन्ड प्राइजेस होते हैं, राइट, जिसमें आप अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगाते हैं, बॉन्ड नथिंग बट एक ऐसा फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट होता है जस्ट लाइक स्टॉक, बट वो आपको जो है एक इंटरेस्ट रेट्स देता है। तो अगर जो है मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप देखेंगे अगर आप सीएफए की तैयारी करते हैं तो स्टॉक पे जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप खुद सोचिए अगर इंटरेस्ट रेट्स जो है ज्यादा होंगे या कम होंगे, उसके बेसिस पे जो है स्टॉक प्राइसेस जो है ऊपर या नीचे जाते हैं, ठीक है? तो स्टॉक प्राइसेस पे जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके इस पे, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स आपको पता होने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपके इंटरेस्ट रेट्स का, राइट? क्योंकि अगर जो है इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होने वाले हैं एक इकोनॉमी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है आपका रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होने वाले हैं तो ग्रोथ कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी की नीचे जाएगी, और इससे जो भी कंपनीज उस इकोनॉमी के अंदर काम कर रही हैं वहां पर जो है रिस्क जो है उन कंपनीज का बढ़ेगा, क्योंकि ग्रोथ पे जो है एक डाउनवर्ड प्रेशर आता है जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स को जानना, और ना केवल जानना बट फ्यूचर में क्या होने वाला उस इंटरेस्ट रेट को का उसको जानने से, आप जब रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल में रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मेट्रिक होता है जो आपको पता होना चाहिए और जो आप रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं। और दोस्तों इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट, क्योंकि जब आप जो है अपने इन्वेस्टर्स को सलाह दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं, तो खासकर अगर आप उन कंपनियों में उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो आपको ध्यान देना है कि जब इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं तो ग्रोथ जो है एक कंपनी की, एक कंट्री की कम होती है। उससे क्या होता है, जो बाहर का इन्वेस्टर होता है जिसने पैसे यहाँ लगाए होते हैं, वो अपना पैसा निकाल के ले जाता है, वो बोलता है भाई यहाँ मैं क्यों इस कंट्री में लगाऊं कि यार साला इसका इंटरेस्ट रेट आगे ज्यादा होने वाला है, इसकी तो ग्रोथ कम होने वाली, तो यहाँ लगा के फायदा नहीं है। तो वो क्या करता है, मान लीजिए मैं यूएस का इन्वेस्टर हूँ, मैंने यहाँ पैसा लगाया था, मैं अपना पैसा बाहर निकाल। अब ध्यान से देखिए क्या होगा इस इकोनॉमी में, क्या होगा, डॉलर जो है वो कम होते जाएंगे, राइट? डॉलर इस इकोनॉमी में कम होते जाएंगे क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स तो अपना पैसा बाहर निकाल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर जब बाहर पैसा निकाल रहा है तो क्या होगा,
ऑटोमेटिकली जो है आपका रुपीज डिप्रिशिएट करेगा, ऑटोमेटिकली रुपीज डिप्रिशिएट करेगा। और हेंस दोस्तों, इसके अराउंड जो भी इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज हैं, अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करके इंडिया में बेचती है, तो उनकी खस्ता हालत होगी, क्योंकि जब आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करती है आपके इंपोर्ट्स का दाम बढ़ जाता है, राइट। तो हेंस दोस्तों, जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा टर्म, जिससे कि जो है आपको मैंने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में एंड टू एंड समझाया। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा। आप जरूर हमको कमेंट में बताइए कि आप कौन से और नए टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं। ये जो आज हमने आपको एक्सप्लेन किया वो अच्छा लगा, बुरा लगा, कहाँ हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ हम अच्छे जा रहे हैं, वो हमको गाइड करिए। और थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम आपके पास आते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। रोज एक फाइनेंस का और बिजनेस का टर्म उठाएंगे और उसको 5-10 मिनट में आपको क्विकली एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, I hope you gained a lot from the session today. If you are excited to start your journey in finance and want to prepare CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA Level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples right from the finance industry and business industry, where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind but in your heart. Number two, I really and truly believe that your CFA level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two, in just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum. Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5 to 2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description. Do give it a shot, and trust me friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.